हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से कम एक अच्छी खबर। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मुज़ाकराती टीम को हुकूमत से गुफ्तगू जारी रखने की हिदायत कर दी है। दूसरी मुस्बत खबर यह कि इमरान खान ने अपनी जमात के दोनों जो मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की भी इजाज़त दे दी। ये दोनों बातें बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को अडियाला जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद बताई। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। यानी कि मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से जो खदशात और चहमगोइयाँ हो रही थी वो अब दूर होनी चाहिए। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब जैसे कोना मश्क तजर्बेकार सियासतदान का दावा है कि जी नया साल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा सख्त साबित होगा। उनका कहना था कि जो हुकूमत जेल में मुलाकात ना करवा पाए वो कोई फैसला कैसे करेगी। शेख रशीद के बकौल जो सियासत का असल सरचश्मा है, फैसले जो हैं वहीं से होंगे। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सके वो मुज़ाकरात को खाक कामयाब कराएंगे। ताकत का असल सरचश्मा फैसला करेगा तो वो फैसले होंगे। ये तो सारे जुम्मा जंग के साथ हैं। बड़ों से ये अपील करता हूँ कि गरीबों को माफ़ कर दें, गरीबों के हालात बड़े खराब। ये जुडिशल कमीशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे फैसला तो किसी और ने करना है। नया साल पिछले से भी बुरा होगा। शेख साहब कभी अपनी पेशन गोइयों की वजह से बड़ी शोहरत रखते थे, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि उनकी पेश गोइयाँ हदफ पर नहीं बैठ रहीं। क्या हुकूमत की बेबसी के हवाले से उनके खदशात दुरुस्त हैं? ये एक सवाल है। वैसे हुकूमत को बेख्तियार तो PTI के रहनुमा भी कहते थे, लेकिन आज वो उसी हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब से ये ज़रूर पूछेंगे कि हुकूमत किन मामलात पर बाइख्तियार है और किन मामलात में बेख्तियार। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ चलने से पहले ज़रा कुछ जिक्र हो जाए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे कराची का, जहाँ आज उन्होंने इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद IMF से किए गए जो वादे हैं वो हमें निभाने होंगे। उन्होंने ये तस्लीम किया कि टैक्स का जो मौजूदा निज़ाम है वो मुल्क को चलने नहीं दे रहा, लेकिन उनके बकौल अभी IMF को खैर बात कहने का वक्त नहीं आया। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, बैंकों से सरमाया चाहिए। 22% से 13% पे आ चुका है। मैं तो चाहूँगा कि 8 पॉइंट्स और कम हो जाएं, ये 6 पे आ जाए। वैसे हुकूमती मजबूरी ये है कि जी IMF अपने 3 साला माशी इस्तेहकाम के प्रोग्राम में थोड़ी बहुत रद्दोबदल करने की भी इजाज़त नहीं दे रहा। ताज़ा तरीन खबर ये है कि जी फंड ने हुकूमत की जो बिजली पर आए सेल टैक्स में कमी की तजवीज़ है उसे मुस्तरद कर दिया है। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सों से छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसके बाद टैक्स आदाब का असूल जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। यानी कि हुकूमत को IMF प्रोग्राम पर अमल करने के लिए तलवार की धार पर चलना होगा। इस पस मंज़र में हुकूमत और PTI मुज़ाकरात का मुस्बत सिमत में आगे बढ़ना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बिना माशी इस्तेहकाम और तरक्की मुमकिन नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब। हम देख रहे हैं कि PTI मुसलसल शोर मचा रही है कि इमरान खान तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा। कल जो एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और लगता है कि तमाम मलबा जो है मुज़ाकरात में तातुल का, या एक जो बाद लोग डर रहे हैं कि पटरी से उतर जाएंगे, वो हुकूमत के सर जा रहे हैं कि एक मामूली सी जो एक वो है उनका मुतालबा पूरा नहीं हो रहा। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए तफसीलात में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं नहीं चाहता जो हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है उसमें कोई खलल पड़े, लेकिन चंद हक़ाइक़ ज़रूर पेश नज़र रखने चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये मुज़ाकरात जैसा कि आप जानते हैं PTI की ख्वाहिश पे शुरू हुए। PTI ने जब 26 नवंबर को इस्लामाबाद के ऊपर जो उनका एक अटैक था वो ख़त्म हो गया, नाकाम हो गया, फ़ाइनल कॉल जिसे वो कहते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी हिकमत अमली बनाई और फ़ैसला किया कि हमें मुज़ाकरात में जाना चाहिए। गौर ख़ौज़ हुआ होगा, खान साहब से अप्रूवल लिए बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। 5 दिसंबर को उन्होंने एक कमेटी बना दी कि जी ये हमारी मांग है, ये मुतालबात हैं और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। 5 के बाद फिर वो स्पीकर से मिले, हाउस के अंदर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। यानी और मुख्तसर ये कि स्पीकर ने फिर हुकूमत से रब्ता किया, एक हुकूमती कमेटी कायम हो गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए। 23 को पहली हमारी मीटिंग हो गई। अब फिर 2 को दूसरी मीटिंग हुई और अब हम आज 8 तारीख हो चली है।
5 से अगर कहानी शुरू करें तो 1 महीना और 3 दिन हो गए हैं जनाब। मुझे हैरत होती है कि 1 महीना 3 दिन ये अपने मुतालबात को हतमी शक्ल नहीं दे पा रहे, और अभी भी खान साहब से इनको बड़ी तफसीली मुलाकात की, अलग इंडिपेंडेंट, जिसमें कोई वाच करने वाला ना हो, देखने वाला ना हो, सुनने वाला ना हो, इस तरह की मुलाकात की ज़रूरत है। हैरत ये होती है कि 1-1.5 महीने के अंदर ये होमवर्क क्यों नहीं कर सके। अगर सिर्फ 2 ही मुतालबात हैं तो उनको आप अपनी राइटिंग शक्ल दें, जैसा कि आपने कमिट किया, दोनों मीटिंग्स में कमिट किया, दोनों एलामियों में ये बात शामिल है कि हम तहरीरी तौर पे लेके आएंगे, वो लेके आएँ। दूसरी बात यह है कि जब वो तहरीरी तौर पे नहीं लेके आएंगे ना, तो उसमें फिर वो शाखें फूटेंगी। जैसे कल की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और चीज़ें डाल दी, एजेंडा फैलने का खतरा है, इलेक्शन के बारे में बात डाल दी, फिर 26वीं तरमीम का जिक्र कर डाला, तो ये शाख दर शाख मामलात फैलते चले जाएंगे। अच्छा, मुझे अगर खतर कलामी करने दें कि बाज़ लोगों के इसरार है कि जी जो तहरीरी आप लोग तलब कर रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जो हमारे कुछ सियासी तजज़िया निगार हैं उनका कहना है कि जी जब मीटिंग हुई उसमें मिनट्स भी रिकॉर्ड हुए तो तहरीर में तो उनकी बहुत सारी बातें आ गई, उस पर दस्तखत भी हो गए, तो वहीं से क्यों नहीं शुरू हो सकता कि एक हद तक तो आ गए, और उनकी जो मुतालबात है मेरे ख्याल में तो सबके ही सामने, मतलब है कि इन 2 के अलावा जो बाकी उनकी ख्वाहिशात हैं। जी मैं गुजारिश करता हूँ, ये बात पहली मीटिंग में हुई थी कि जी क्या आपके ये मुतालबात जो आप बयान कर रहे हैं ये इसी तरह रहेंगे या आप तहरीरी शक्ल में देंगे। पहली मीटिंग में ये सवाल उठा था बाज़ाब्ता, उन्होंने कहा कि हम अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे। ठीक है जी, हमने वो अपने एलामियों में शामिल कर लिया। बाहर जब वो गए हैं और उन्होंने प्रेस से बात की है तो उन्होंने यही कहा जी कि आज ज़ुबानी बात हुई है, लेकिन अगली मीटिंग में हम अपने मुतालबात लिख के लेके आएंगे, ब्लैक एंड वाइट में देंगे। ये उन्होंने कहा, कमिट किया, लिखा, दूसरी दफ़ा भी लिखा, दूसरी मीटिंग में आए तो कहे इसमें नहीं ला सके, लेकिन अगली मीटिंग में हम तहरीरी तौर पे लाएंगे, और ये भी उन्होंने शामिल कर लिया किसमें, तहरीरी जो हमारा एलामिया मुश्तरका जारी होता है दोनों की रजामंदी से। पहली बात तो ये है। इसके अलावा बात यह है कि जब तक मुतालबात एक वाज़ेह शक्ल में, हमेशा जब भी मुज़ाकरात होते हैं ना तो एक पेपर सामने होता है कि जी ये मेरी मांग है, ये मेरे मुतालबात हैं, ये मैं चाहता हूँ, उसमें फिर दाएं बाएं शाखें नहीं फूटती, अब फूट रही हैं। अच्छा, इस बात में आपको उनकी वजन लगता है कि जब तक इमरान खान से हमें अप्रूवल नहीं मिल जाती? मुझे तो हैरत जिस बात की होती है कि 1.5 महीना हो गया, 1.25 महीना हो गया, आपकी पेशरफ्त है, आप इमरान खान से अभी तक अप्रूवल नहीं ले सके। इमरान खान ने जब कमेटी बनाई है तो उस कमेटी को कोई मैंडेट दिया, कोई मुतालबात दिए होंगे ना, और वो 5 दिसंबर की बात है, आज 8 जनवरी है। लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, अगर आप इजाज़त दें। जी जरूर। कि उसमें ज़ाहिर उनका कहने की इमरान खान से मुशावरत होगी और हमें फ्री एक्सेस नहीं मिल रहा है कि हम उनसे बाउंस कर लें आइडियाज़ को, ये लुबे लुबाब है उनकी गुफ्तगू का। तो इसमें क्या कबात है कि भाई एक कमरे में बैठकर? मैं बताता हूँ, कोई कबात नहीं है। हमने उन्हें पहली दफ़ा भी उन्होंने कहा जी कि हमें मिलना है, हमने कहा ज़रूर मिले, और वो मुलाकात हुई उनकी। उस मुलाकात पे उनका एतराज़ ये है, जो कल मैंने सुना है जी कि बैठने की जगह नहीं थी, 3-4 आदमी बैठ सकते हैं, बाकी को खड़ा रहना पड़ता है, और लोग भी होते हैं जो एहलकार भी होते हैं जो हमारी बातें सुनते हैं, नोट करते हैं। दूसरी दफ़ा भी हमने कहा जी कि ठीक है ज़रूर मिले, हमने वजारत दाखिला को भी कह दिया, स्पीकर साहब ने अपना रोल प्ले किया, होपफुली आज शायद मुलाकात हो जाए उनकी। तो लेकिन अब वो उस मुलाकात को सिर्फ मुलाकात नहीं रखना चाहते, उस मुलाकात के साथ कुछ और इजाफी चीज़ें डालते हैं कि ये मुलाकात बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, उसका वक्त का तयन भी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एहलकार भी नहीं होना चाहिए कुछ। नौ कमेटी जो है वो सदियों पुराने या बरसों पुराना जो जेल मैनुअल है उसको नहीं तब्दील कर सकती। मैं ख़ुद जाता रहा हूँ, दर्जनों दफ़ा मिला हूँ नवाज़ शरीफ को। छोटे से कमरे में हम लोग बैठते थे, एक उस कोने में पुलिस वाला वर्दी वाला खड़ा होता था, एक इस कोने में होता था, इस कोने 4 आदमी खड़े होते थे, घड़ी देख रहे होते थे, कहते थे ओ मियाँ साहब टाइम हो गया जी बस। तो ऐसे ही होती है जी, बिल्कुल हम दुरुस्त करेंगे। जेल मैनुअल यही कहता है कि हम भी साहबी 30-35 साल से हैं और हमने भी कई मरतबा जाके जेलों के चक्कर लगाए, अंदर नहीं गए लेकिन ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे हमने देखा कि बाज़ औक़ात खुसूसी हालात में इस तरह की सहूलतें वहाँ पहुँचाई जाती हैं अहम कैदियों को, सियासी कैदियों को। मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से कई मरतबा देखा कि बड़ा बड़ा कमरा मिल जाता है और वहाँ पे एक जब हुकूमत कुछ करना चाहती है तो आप एक कोई रास्ता निकाल लेते। मुझे नहीं मालूम, आप सारी आपकी बात कट गई। अगर आपको कोई ऐसी मुलाकात याद हो
बड़े कमरे में ही चाय हुई हो, लेकिन उसमें कोई पुलिस एहलकार मौजूद ना हो, आई डोंट थिंक सो। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा ये है कि सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, सियासी मुतालबात हैं, कैदियों को रहा करो, कमीशन बनाओ। आप कोई कंस्पिरेसी खुदा न खास्ता थोड़ी कर रहे हो। आप कोई हमारे खिलाफ या किसी और के खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे ना कि आपको बिल्कुल आइसोलेशन में एक जगह चाहिए जहाँ उनको खतरा होगा कि उनकी टॉक्स की जो हिकमतें मिली है मुज़ाकरात की, कहीं वो आपको पहले से ना चले कि जी फॉल बैक लाइन क्या है हमारी, अभी क्या गुफ्तगू करनी है। इस तरह से फिर मामलात नहीं चलेंगे। फिर आप हर मीटिंग के बाद अगर आप कहेंगे जी कि हमें एक लामहदूद टाइम के लिए इसी तरह की मीटिंग चाहिए, हम तो नहीं मिले अभी तक। कहीं पे कोई म्यूचुअल आप समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ठीक है एक बहुत ज़्यादा खलीज है अदम इत्मीनान की, तो कहीं पर आप लोग भी कुछ लचक दिखाएं, उनको भी कहें कि चले जी आधा घंटा नहीं तो पौन घंटा ले लेंगे। डेविल्स एडवोकेट बने हैं तो आप बताएं कि हमारी तरफ से क्या लचक होनी चाहिए मजीद। ये तो आप लोग देखेंगे ना कि भाई हमने उन्हें कह दिया, पहली दफ़ा भी मीटिंग करा दी, अब भी इंशाल्लाह मीटिंग उनकी हो जाएगी। मैं तो एक बुनियादी सवाल उठा रहा हूँ कि जो जमात 5 तारीख को एक बाज़ाब्ता कमेटी बना देती है 1 महीना 3 दिन पहले, उसकी हिकमत अमली क्यों नहीं बनी अभी तक? वो क्या हिकमत अमली बना रही है? या हिकमत अमली बना के वो अपनी टीम तश्कील देते, उसके बाद हमारा दरवाज़ा खटखटाते। अब हम तक आ गए हैं, 2 मीटिंग्स कर दें, अब वो हिकमत अमली बना रहे हैं। कहीं आपके जहन के किसी कोने में ये खदशा है कि मुज़ाकरात पटरी से उतर जाएं, तातुल की बात लोग कर रहे हैं, कोई इस तरह का फियर है? आप समझते हैं कि इस तरह के तमाम हिकअप्स होंगे और मुज़ाकरात जारी रहेंगे, और जो एक मुस्बत ख्यालात का इजहार किया है दोनों तरफ से जो शुरू की मीटिंग्स में, जिससे मेरे ख्याल में बड़ा एक अच्छा माहौल भी बना, अवाम में भी माहौल बना, वो जारी रहेंगे? हमारी बिल्कुल भरपूर कोशिश है कि जारी रहें। अगर हमारी ये कोशिश ना होती तो हम कमेटी बनाने की और उनके साथ बैठने की, हम संजीदगी के साथ, खुलूस के साथ, खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ उनके साथ बैठे हैं। पास सारा फरामोश कर दिया है, उन्होंने भी कर दिया होगा जो तलखियाँ हमारी तरफ से हुई हैं। तो हम बैठे हैं और हमने ये भी तय किया है कि बाहर के माहौल के अंदर अगर कोई ऊंच नीच होता है, कोई अदालती सज़ाएँ होती हैं, कोई प्रेस टॉक्स होती हैं, तो हम उसके असरात नहीं लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों के असरात हम लेना चाहें या ना लेना चाहें, वो सीप इन कर जाते हैं किसी न किसी तरह। अब मिसाल के तौर पर इन टॉक्स के दौरान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की एक लंबी चौड़ी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो बड़ी डैमेजिंग हो, वो कमराए मुज़ाकरात से तो बाहर रायविंड में होगी, लेकिन असरात डालेगी ना। दुरुस्त। खान साहब की एक जो ट्वीट आई है परसों, बड़ी तलखुतुर्श किस्म की आई है, इदारों के बारे में भी, हुकूमत के बारे में भी, वज़ीर आज़म के बारे में भी। जब आप मुज़ाकराती अमल के अंदर बैठे हुए हैं तो वो जमात जो गुरेज करना चाहिए इन चीज़ों से, उस जमात के लीडर को, चलें उसके किसी छोटे लीडर को नहीं, उसके चेयरमैन, उसके सरबराह को बहुत एहतियात करनी चाहिए ना। अच्छा, दिलचस्प बात है कि आपने बिल्कुल एक सही बात की, मुज़ाकरात का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ फास्ट बॉलिंग हुकूमत की तरफ से भी हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर तरीन रहनुमा हैं और वो मुसलसल जो है वह इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब हों, कोई और हो हमारी जमात, एक तो वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं है, बाहर हैं। लेकिन अगर मुज़ाकराती टीम के लोग उमर अयूब साहब हों या उनके जो दूसरे साथी मुज़ाकरात के अंदर हैं असद कैसर साहब हों, उनकी बात बड़े मानी रखती है। नंबर 1, चलें उनको भी छोड़ दें, हम उनकी बातों को भी नज़रअंदाज कर दें, उधर से भी बड़ी बड़ी तल्ख बातें हो रही हैं। लेकिन ऊपर जाके अगर इमरान खान साहब एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके वज़ीर आज़म को कहेंगे जी ये फ़ौज का अर्दली है, ये है, वो है, ये लैंग्वेज अगर होती रहेगी तो हमारे लिए फिर बड़ी खुश दिली के साथ, ओपन दिल के साथ उनके साथ बैठने की ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद मसाइल पैदा होंगे। जी बिल्कुल, बयानात की गोलाबारी बंद होनी चाहिए। बयानात की गोलाबारी ख़ास तौर पे इस सतह से नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि पीटीआई की तरफ से भी खदशे का इजहार किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम मैं कहूँगा कि हुकूमत बाइख्तियार नहीं है। और फिर एक और सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ आता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है ऑन बोर्ड है, हम जैसे लोग समझते हैं कि ऑन बोर्ड होगी जब भी आप लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे इन दोनों बातों पे? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि अगर मुझे यकीन है कि हुकूमत बेख्तियार नहीं है तो मैं क्यों कमेटी बनाऊंगा हुकूमत से बात करने के लिए? मैं क्यों स्पीकर के पास जाऊंगा जी कि मेरी हुकूमत से बात कराओ? मैं क्यों ज़ोर दूंगा कि हुकूमत अपनी मुज़ाकराती टीम बनाए? मैं क्यों उसके पास जाऊंगा? मैं क्यों उसके साथ अपना बैठ के वक्त ज़ाया करूंगा? मैं कहूँगा यार तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है। वो पहली मीटिंग में आके कह देते कि आप बेख्तियार पपट्स बैठे हुए हैं, कठपुतलियाँ बैठे हुई हैं, आप क्या कर सकते हैं? हम उठ के चले जाते, वो उठ के चले जाते। हमारे साथ अगर वो बैठे हैं
तो ये समझ के बैठे हैं ना कि हम कुछ ना कुछ शायद कर सकते हों। वो इसी यकीन के साथ बैठेंगे, इसी एतमाद के साथ बैठेंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो ये कहेंगे जी कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उनके बैठने का, कल उनके एक लीडर ने कहा जी कि ये तो 3-4 महीनों की हुकूमत है। भाई अब 3-4 महीनों की हुकूमत के साथ आप क्यों बात करते हो, क्यों मुज़ाकरात करते हो? तो वैसे ही चले जाना है, कौन देगा आपके मुतालबात की ज़मानत? तो ये तजादात हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं जो स्पिरिट को ख़राब कर रहे हैं। हम इसके बावजूद उसके असरात नहीं ले रहे। इस्टेब्लिशमेंट वाली बात रह गई कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी ऑन बोर्ड है। ये हमारा काम है। देखिए ना, इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पे वो दस्तक देते रहे हैं, 1.5 साल से दे रहे थे ना, वो दरवाज़ा नहीं खुला, कोई खिड़की नहीं खुली, किसी रोशनदान से किसी ने झांक के नहीं देखा कि कौन है बाहर। उन्होंने कहा भाई नहीं बात करते हम, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि सियासतदान आपस में बात करें। सियासतदान आपस में, आप आ गए, आपने एक फ़ाइनल कॉल दी, उसका जो भी अंजाम हुआ वो हो गया। उसके बाद आप बातचीत पे आ गए। अब बातचीत को बातचीत के दायरे के अंदर रखें। अब हमारे घर आने के बाद हमारे किसी दरवाजे पे खड़े होकर किसी और रोशनदान की तरफ क्यों झांकते हैं आप? अब वो दरवाज़ा जो नहीं खुला, आप उस दरवाजे के अंदर ताक झांक मत करें। वो हमारा काम है उस दरवाजे के साथ मामला ठीक रखना, और जो आप कहते हैं, ये जो हम आपसे कमिट करते हैं उसको पूरा करें। ये तो हमारा दर्द है कि जब आप तो हमारे घर आ गए तो आप मत हमसे पूछें कि तुम्हें किसका एतमाद है और किसका। हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि आपने चकजई से पूछा है या नहीं पूछा है, मौलाना से पूछा है नहीं पूछा है, वो भी अपोजिशन का हिस्सा है ना। हम तो नहीं सवाल उठा रहे। तो हुकूमत है, मुख्तलिफ इदारे जो हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत जिनसे मशावरत करना चाहती है वो करेगी, और अगर कोई फाइनल फैसला भी होता है तो हम सब, हमारे तो स्टेक होल्डर्स दूसरे भी हैं ना। पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठी हुई है, MQM और छोटी जमातें बैठी हैं अच्छा, ये बताइए कि एक PTI की ऑफिशियल लाइन तो नहीं है ये, लेकिन PTI के जो हमदर्द हैं, खुसूसन जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो ये बहुत तासुर दे रहे हैं कि जी बैरूनी दबाव बहुत आएगा, नई ट्रम्प इंतजामिया आएगी तो दबाव आएगा। EU के स्टेटमेंट को वो अपने हक में लेकर आते हैं कि जब वो फौजी अदालतों पे देते हैं, बरतानिया के स्टेटमेंट को लेकर आते हैं। आप क्या समझते हैं जो बैरूनी दबाव का एक वो है, एंगल है, किस नज़र से देखती है हुकूमत उसको? हुकूमत नहीं देख रही। हुकूमत के लिए ये कोई ऐसा बड़ा कंसर्न नहीं है। जिनके लिए उम्मीदें जिन्होंने वहाँ से वाबस्ता की हुई हैं, या जिनकी आने वाली ज़िंदगी और कामयाबियों का इन्हसार बाहर की ट्वीट्स पे है या बाहर के किसी ऐलानात पे है, वो संजीदगी से लें, इंटरप्रेट करें जैसे करते हैं। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं। हमें बाहर के एक मुल्क का बड़ा मुअज़्ज़ज़ शहरी जो जिसको वो समझते हैं और जिसको अपना हीरो गर्दानते हैं, शकील आफरीदी को, वो तो बरस से है हमारी कैद में। उसको तो वो रिहा करा के नहीं ले जा सके। अगर किसी और को ले जाने की उनके अंदर सलाहियत है और ताकत है और सीरियसनेस है तो ठीक है, वो अपनी काविश कर लें। आपकी तो बहुत गहरी नज़र इन मामलात पे कि हमने कई मरतबा देखा कि जो बैरूनी क़ुव्वतें होती हैं वो मुल्क के जो अंदरूनी तजादात होते हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो ये भी करते हैं कि बाद औक़ात असल कोई वजह और होती है, जैसे मिसाइल प्रोग्राम हो सकता है, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन हलाल करने के लिए वो कोई और वजह बता दें। तो इस तरह की चीज़ों को क्यों, हमारे लिए मगरब बहुत अहम है, सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट जो है डेस्टिनेशन अमेरिका है, सेकंड जो है EU है। तो आपके ख्याल में ये चीज़ें हमें कोई तलवार की धार पे चलना है, इस चीज़ को बैलेंसिंग एक्ट करना है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ़ जमातें, मुख्तलिफ़ लीडर बड़ी मुश्किलात का शिकार रहे। पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बानी फांसी चढ़ा दिए गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई। हमारी पार्टी जो है PMLN, उसने बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, जेलें काटी हैं, मरियम ने जेलें काटी हैं, बड़े मियाँ साहब ख़ानदान के हर फर्द ने काटी, जलावतनियाँ काटी हैं तवील अरसे, उनके अजीज़ मर गए, वालदैन मर गए, वो दफना नहीं सके उनको। तो एक मुश्किलात की कहानियाँ हैं। किसी ने अपनी मुश्किलात को का डडोरा ना अमेरिका में पीटा, ना बरतानिया में पीटा, ना यूरोपीय यूनियन में पीटा, ना किसी और मुल्क में पीटा। तो वो वो लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं कि माजी में भी अमेरिका के किरदार रहा पाकिस्तान के हालात में, जैसे नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में, बेनज़ीर साहिबा को साथ बिठाने में। सुन लेना, किसने हमारे बारे में क्या किरदार अदा किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो अगर उन्होंने किया बकौल आपके, ठीक है, मान लेते हैं किया। अगर अब भी वो कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। मैं तो उस किरदार की बात कर रहा हूँ जो यहाँ के लोग कर रहे हैं। PTI इस बात का जवाब दे ना कि वो क्यों IMF को ख़त लिखती है कि पाकिस्तान की मदद ना करो।
वो क्यों IMF के हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरे कराती है, वो क्यों ख़त लिखती है बरतानिया को और वहाँ से करारदादें मंजूर कराती है, वो क्यों यूरोपीय यूनियन को उकसाती है और वो क्यों अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखते हैं, क्यों बाहर की क़ुव्वतों को ये जवाज़ पैदा करते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें, क्यों यहाँ तक ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि जो कुछ यहाँ हो रहा है वो भारत के मकबूजा कश्मीर से भी ज़्यादा बदतरीन है, वो गज़ा से भी, मुमासलत जो है वो तो मेरे ख्याल बड़ी बड़ी बेढंगी और गज़ा से भी बदतर है। मुझे पता है कि आपको फ्लाइट पकड़नी है, कि जाते जाते 2 सवाल और मैं अगर आपको कर लूँ कि एक तो हम ये देख रहे हैं कि कई जो हमारे मतलब है दानिश्वर हैं, तजिया निगार हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग के दौरे हुकूमत में डेमोक्रेसी इज़ ऑन द रिट्रीट। किस तरह? कोई एक जवाब दें, कोई एक बहाना दें। उनका कहना है कि जी एस्टेब्लिशमेंट का जो इंग्रेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनका कहना है कि जी मीडिया पे जो है पाबंदियां हैं, सोशल मीडिया पे कोई मीडिया आप मैं इल्ज़ामात दोहरा रहा हूँ। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे बताइए कि हमारे दौर के अंदर सिद्ध के दिल से हाथ पे हाथ रख के कितनी दफ़ा इंटरफेरेंस होती है आपके रोज़मर्रा के मामलात में कि ये टॉपिक चुनो, ये ना चुनो, इस पे बात ये करो, फ़लाँ गेस्ट को बुलाओ। और हमसे पहले PTI के दौर में कितनी होती थी? आप खुद, मैं इसका जवाब आपसे मांग भी नहीं रहा, आप इस प्रोग्राम दूंगा भी नहीं, मेरे ख्याल में दोनों ही दौर हमने देखे। ऐसा है जी, मैं जानता हूँ, मैं खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे मालूम है कि हम ये काम नहीं कर रहे, मुझे मालूम है कि वो दौर कितना तल्ख था, मुझे अपने बारे में मालूम है कि काली लिस्ट बनी हुई थी और मुझे बता दिया गया था कि इसको नहीं बुलाना। मैं PTV पे नहीं जा सका। आज आप PTV खोल के देखें कौन कौन चेहरे वहाँ बैठे होते हैं, जो ज़बरदस्त क्रिटिक हैं हमारे और PTI के स्टॉलवर्ड्स हैं, वो बैठे होते हैं। सो हेल ऑफ डिफरेंस। हमने किसी की आज़ादी तकरीर पे कोई वो जिसको ये कहते हैं जी कि जलसे की आज़ादी होनी चाहिए, जुलूस की होनी चाहिए, हो बिल्कुल, हमने तो नहीं लगाई। इसकी आज़ादी तो नहीं हो सकती ना कि अल जिहाद के नारे भी लगाएं, कील के डंडे भी लें और फिर लाओ लश्कर ले के एक सूबे का, इंडिया की 28 रियासतें हैं, कोई एक रियासत का वज़ीर आला चढ़ाई करके देखे ना नई दिल्ली पे। अच्छा, ये आपने मेरा आखिरी सवाल में आखिरी जुमला, हमारे यहाँ कोई सियासी कैदी नहीं, एक भी सियासी कैदी नहीं। उनके दौर में सियासी कैदियों की भरमार थी, बशमूल मुझ जैसे इंसान के, मुझे भी हथकड़ियाँ डाल के उन्होंने जेल में डाल दिया। वो तो कहते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा से लेकर उनके पास भी एक तवील फहरिस्त है जिनको सियासी कैदी वो नहीं होता जो सियासतदान होता है। सियासी कैदी वो होता है जिसके जुर्म की नौयत सियासी हो। मैं यहाँ निकल के किसी को गली में मार देता हूँ तो मैं सियासतदान नहीं हूँ, मुझे उस जुर्म में पकड़। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मुझे नहीं, पता है आप पर कोई बात नहीं हो सकती इस पे। तो देखिए, सियासतदान होना आपको फौजदारी जराइम से, आप सियासतदान होके अगर कोर कमांडर का घर जलाएंगे और फिर कहेंगे मैं सियासी कैदी हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। चलें, अच्छा वो ये भी है कि जी बहुत सारे ऐसे मुकदमात भी बने कि जो जायज़ नहीं है, वो हमारे मुल्क में होता है। मुझे पता है आपका बड़ा वक्त कीमती है। आखिरी सवाल, जहाँ पे सियासत पे लोगों की बड़ी गहरी नज़र है, कुरम के मामलात पे बहुत बड़ी कौम दिल गिरफ्तार है कि वहाँ अब तक सप्लाईज नहीं जा सकी हैं, अब तक चीज़ें जो हैं, क्या वजह है कि हमें लगता है कि ज़्यादा ब्लेम गेम, इल्ज़ामात लग रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई पे लगाती, सूबाई वफाकी पे लगाती, लेकिन बतौर इंसानी मसला इसको हल नहीं किया जा पा रहा। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, बहुत बड़ा इंसानी मसला है, आपने ज़रूर कहा, अमन व अमान का मसला है। लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पर जो हमारा आइन है और हमारा कानून है, इसमें अमन व अमान के जितने भी मसाइल होते हैं वो सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उसमें फेडरल गवर्नमेंट नहीं आती अनलेस उसे बुलाया जाए, फ़ौज नहीं आती अनलेस उसे बुलाया जाए, रेंजर्स नहीं आते अनलेस उन्हें बुलाया जाए। तो ये अमन व अमान की ज़िम्मेदारी में जो संजीदगी का आलम है वहाँ की हुकूमत का, वो इससे लें कि जिस दिन वो लाओ लश्कर ले के 24 नवंबर को चढ़ाई कर रहे थे इस्लामाबाद के ऊपर, उस दिन 130 लाशें गिरी थी कुरम के अंदर। वो उधर नहीं रुक किया उन्होंने। और फिर मुझे ये बताएं कि जब वो मनसूबाबंदी कर रहे होंगे यहाँ आने की लश्कर लेके, तो कुरम कहाँ उनके जहन में स्टैंड करता होगा, उनकी तरजीहात में कहाँ स्टैंड करता होगा। वो कुरम की किसी ने बात भी की होगी, देख लेंगे यार, फ़िलहाल हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो ये जब माहौल होगा, ये तरजीहात होंगी आपकी, तो इस तरह के मसला तरजीहात का है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम उसी मौजू पर आएंगे जिसके ऊपर मैंने आखिरी सवाल किया था, कुरम के हालात पर। हमारे साथ रहिएगा। कुरम से अच्छी खबर यह है कि 3 माह के तवील इंतजार के बाद इमदादी सामान की 40 गाड़ियां बिलाखिर टल से रवाना हो गईं।
वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक 10 गाड़ियाँ जो हैं बाहिफाजत बगन तक पहुँच भी चुकी हैं, जबकि कुरम के बाकी इलाकों के लिए बाकी 30 गाड़ियाँ भी जल्द पहुँच जाएंगी। सामान में कंबल, गर्म कपड़े और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। इमदादी सामान से लदा ये काफिला गुज़िश्ता 5 रोज़ से बालाई इलाकों की जानिब सफ़र की इजाज़त का मिलने का जो था मुंतज़र था। अमन मुआहदे के बाद हुकूमती एहलकारों पर फायरिंग की वजह से उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी। काफिले के लिए सिक्योरिटी के जो इतलात हैं बड़े सख्त इक़दाम किए गए। वो जो इलाके में कहते हैं कि जी दफ़ा 144 भी जो है वो नाफिज रही। साथ ही टल और पारा चिनार शाहरा पर असलहा थामे फ्रंटियर कोर और पुलिस के एहलकार मौजूद थे, जबकि हेलीकॉप्टर भी काफिले की निगरानी कर रहे थे। बैरिस्टर साहब के मुताबिक हुकूमत और इलाके के जो उमाइदीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद काफिले की रवानगी का फैसला किया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ पेशावर मोहतरमा फरजाना अली साहिबा। फरजाना साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि इमदादी सामान का जो काफिला है वो रवाना हो गया, ये क्या इस बात का इशारा है कि जो हालात हैं वो मामूल पर आ रहे हैं तेज़ी के साथ? देखिए आमिर साहब, एक तो शुक्रिया, और दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ की मेरे ख्याल में जब हम कुरम की बात करते हैं तो गारंटी तो नहीं दिलवाई जा सकती, लेकिन कल जो मुलाकातें हुई हैं और इन 2 दिनों में जो मामलात हुए हैं उसमें हुकूमत ने जो सख्ती दिखाई है उससे हमारे पास ये खबरें जरूर आ रही हैं कि चीजों को थोड़ा सा मैनेज करने की सख्ती से कोशिश की गई है। आपने देखा था कि हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि लोग सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, फिर मंजूरी में जो लोग बैठे हुए थे, मैं समझती हूँ कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस लिहाज से जायज़ हैं कि जाहिर है बगन में उनका नुकसान हुआ है, ये जो सारा एरिया था उसको, जिन गांवों को जलाया गया, या फिर अगर हम अपर कुरम के लोग जिनके लोगों को कत्ल किया गया, वो सारी चीजें अपनी जगह जायज हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सही थे। तो बहरहाल अब बात जो है वो बन गई है। आपने अगर विजुअल देखे हो तो जब उस जगह पे जहाँ पे कि जो लोग बैठे हुए थे, एक मुजाहरा करके थोड़े से लोग थे, वो दिखाया गया है कि कुछ ट्रक वहां से जब गुजर रहे थे तो वो बड़े पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे, और वो जो इमदादी ट्रक हैं या फिर खुर्दोनोश के ट्रक हैं, ये सारे के सारे इमदादी नहीं है, कुछ लोगों के अपनी ही तिजारत के भी ट्रक है, तो वो जब गुजर रहे तो वो बड़ा एक पुरअमन सा माहौल था। अगरचे सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट थी, लेकिन अमन कमेटियों के लोगों को, अमायदीन को जब आप एक वॉक दे देते हैं कि भाई अब आप जिम्मेदार होंगे, अगरचे इसको अगर मैं थोड़ा सा पहले ले जाऊं तो फिर आप कहेंगे कि वही फिर इलाकाई अमन की बातें हो गई, तो फिर जम क्या हुआ और पाकिस्तान का आईन। लेकिन क्या करें कि फिलहाल हमें यही करना है, इलाकाई जिम्मेदारी दी गई है और इलाकाई जिम्मेदारी के तहत आपने शुरू में ये कहा फरजाना साहब, आपने शुरू में कहा कि इस मरतबा हुकूमत ने जरा सख्ती से पेश आई, सख्त इक़दाम किए, तो उसको जरा सा हमें बताएं कि क्या सख्त इक़दाम, जब अमन मुआहिदा क्या चीजें वो नहीं कर पाई थी जो इस मरतबा की। उसको आप देखें कि कर्फ्यू लगाया गया, 114 लगाई गई, जिन्होंने खिलाफ वर्जी की उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। मैं इसलिए गिरफ्तार और हिरासत की बात अलग-अलग कर रही हूँ कि जो जाहिर है अमायदीन थे जिन्होंने कुछ ये कहने की कोशिश की कि नहीं पहले तो आप हमारे मुतालबात पूरे करें, उसके बाद यहाँ से गुजरेंगे, तो उनके साथ जरा सा सख्ती से पेश आया गया और उनको कहा गया कि फिर रियासती रिट को हमें कायम करना भी आता है। तो जाहिर है, लेकिन साथ ही साथ मुज़ाकरात भी हुए, लोगों को बिठाया गया, उनको समझाया गया कि बिल्कुल आपका जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट किया जाएगा, आप बैठें अपना एहतजाज करें, लेकिन रास्ता नहीं रोकेंगे आप। अच्छा, तो आखिर में जाते जाते ये बताइए कि क्या कंपनसेशन जो है उसका उस वक्त तय नहीं हुआ था जब अमन मुआहिदा हुआ था, क्या इस मरतबा कंपनसेशन तय हो गया? नहीं, कंपनसेशन बज़ाहिर अभी भी पूरी तरह से तय नहीं हुई है कि वो कब अदा की जाएगी, लेकिन उसके TORs जो हैं वो तकरीबन एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लिए गए हैं, शायद कि किस तरह मुमकिन होगा। लेकिन आमिर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इमदाद आज गई है, या फिर आप कहें कि इशाए खुर्दोनोश के तिजारती ट्रक, मैं ये 2 अलग-अलग लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ और आप समझते हैं और यकीनन हमारे सुनने वाले भी समझते हैं कि कुछ तिजारती ट्रक थे या गाड़ियां थी और कुछ इमदादी हुकूमत की तरफ से गए। ये आटे में नमक के बराबर है। वो कुरम, वो पाड़ा चनार और वो अपर कुरम जो कि आप कहें कि 93, 94, 93 दिनों से
एक मैसूर कैफियत में था, उधर सारी मार्केटें खाली हो गई, उन सब के लिए ये इमदाद अगरचे बहुत कम है। हाँ, इसका वो कहते हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा है। जाहिर है कि इतने दिनों से अगर सामान नहीं पहुंचा है तो बात नहीं बनेगी। शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने जो है हमें वक्त दिया। यहाँ पर एक लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। खबर तो गुज़िश्ता रोज़ की है, लेकिन इसे वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी मुतकाज़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और PTI सब ने मिलकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और वफाकी हुकूमत को मोटरवेज पर टूल टैक्स बढ़ाने के ऊपर जो है आड़े हाथों लिया और सिंध के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करार दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली हीर सोहो साहिबा ने सिंध असम्बली में NHA के खिलाफ गुज़िश्ता 7 माह के दौरान टोल टैक्स में 3 बार इजाफे के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। हीर सोहो का कहना था कि अब कराची से सक्कर जाने वाले पर टोल टैक्स 2500 रुपये से ऊपर बनता है, जो महंगाई के मारों पर एक और सितम है। जोश खिताबत में उन्होंने NHA को पंजाब हाईवे अथॉरिटी करार दे दिया। यकीनन इस जुमले में सूबाई अज़बियत की झलक नजर आती है, लेकिन सोहो साहिबा NHA को इनाम गालिबन इसलिए दे रही हैं क्योंकि इस इदारे को सिंध से गुजरने वाली खस्ता हाल जो हाईवेज़ हैं उसकी कोई परवाह नहीं। वैसे साल में तीसरी मरतबा टोल टैक्स के इजाफे पर आम शहरी यकीनन परेशान भी हैं और नाला भी। इतलात ये कि जी रवा माली साल में NHA शहरियों से 102 बिलियन रुपए वसूल करने का हदफ रखती है, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 40% ज़्यादा है। वैसे सोहो साहिबा का शुक्रिया कि उन्होंने खस्ता हाल सड़कों का जिक्र किया और इस पर हमें शहर नापुरसा कराची की टूटी फूटी खस्ता हाल सड़कें याद आ गईं। अभी पिछले ही दिनों एक मोटरसाइकिल सवार जोड़े का 6 माह का बच्चा वजनी ट्रक के पहियों तले आकर कुचला गया। वजह, सड़क पर पड़े गड्ढे ने मोटरसाइकिल का तवाज़ुन बिगाड़ दिया और बच्चा जो है वो माँ की गोद से फिसलकर सड़क पर जा पड़ा था। बहुत ही तकलीफदेह वाक़या, जिसकी तफसील बयान करना भी जो है मैं समझता हूँ हमारे बस से बाहर है। काश इत्तफाक़ राय से सिंध असम्बली में कराची की सड़कों पर भी कोई करारदाद पेश हो। यकीन मानिए कि कराची के मजलूम शहरी लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस जैसी सड़कों का मुतालबा नहीं करते। उनकी हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि कराची को लाहौर और इस्लामाबाद जैसी सड़कें दे दें। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।